अटूट अटूट बंधन परिवार में आप सभी का स्वागत है। सादर नमस्कार, अभिनंदन। आज जो हमारे साथ संवाद करेंगी, जो हमारी विशेष मेहमान हैं, उनका परिचय कराने से पहले मुझे शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध कथन याद आ रहा है, नाम में क्या रखा है। गुलाब को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो उसी तरह से सुवास देगा, उसी तरह से सुगंध देगा। तो साहित्य जगत में अपनी कविताओं, अपने विचारों और अपनी कहानियों द्वारा ऐसी ही सुगंध देने वाली हमारी आज की मेहमान कथाकार, कवित्री और लेखिका हैं अनामिका चक्रवर्ती जी। तो आइए सबसे पहले उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार स्वागत वंदना है जी। अनामिका जी, आपका जी। इस अटूट बंधन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका परिचय तो सब लोग जानते ही हैं, फिर भी लोगों को बता दें कि हमारी आज की विशेष मेहमान अनामिका चक्रवर्ती जी का जन्म जो है वो जबलपुर में हुआ। उनकी शिक्षा भोपाल में हुई और उनका रहन सहन इस समय छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउनशिप मनेन्द्रगढ़ में है। इनका शौक है फोटोग्राफी, सामाजिक कार्य और लेखन। ये कई पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं, जैसे कि परिकथा, इंद्रप्रस्थ भारती, अटूट बंधन में भी ये कई बार प्रकाशित हुई हैं। और इसके अलावा वागार्थ, आजकल, कथाक्रम, समाज कल्याण, दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका समाज कल्याण, दैनिक भास्कर, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक प्रतीति सेव गर्ल चाइल्ड नाम से एक एल्बम आया है, जो अनाथ बच्चियों की शिक्षा के चैरिटी हेतु इन्होंने किया है। बॉलीवुड में निर्मित हिंदी फिल्म मिराधा के लिए इन्होंने एक गीत लिखा है, जिसे गाया है जाने माने गायक जावेद अली और शहजाद अली ने। एकल काव्य संग्रह इनका आया है धूप के राज महकते हैं सन 2014 में। आकाशवाणी में इनकी रचनाओं का निरंतर प्रसारण होता रहा है और ये एक परिचर्चा, घर आंगन परिचर्चा का संचालन भी करती रही हैं। और इसके अलावा इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, जिसमें कि गंतव्य संस्थान नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्त्री शक्ति सम्मान और लखनऊ आरोग्य दर्पण की ओर से मैं हूं बेटी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं इनकी कविता ही सुनाना चाहूंगी, जो कि अटूट बंधन वेबसाइट में प्रकाशित है और शायद इनकी शुरुआती कविता में से एक है। अनामिका जी के लिए भी एक सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज के हाँ, साथ ही बात बिल्कुल शुरू करते बिल्कुल। हैं। तो ये सरप्राइज के साथ ही बात शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है घूंघट। दांतों तले दबाए रखती, कई बार छूटता जाता। दांतों तले दबाए रखती, कई बार छूटता जाता, पर संभाल लेती। अब तक संभाल ही तो रही है सर पर रखे घूंघट को। याद नहीं पहली बार कब रखा, याद नहीं पहली बार कब रखा, पर खुद को आड़ में रख लिया हमेशा के लिए। कभी बालों को हवा से खेलने न दिया, न कभी गालों पर धूप पड़ने दी। आंखों ने हर रंग धुंधले देखे, देखा नहीं कभी बच्चे को खिलखिलाते। हाँ सुनती जरूर थी, हाँ सुनती जरूर थी, माथे से आंखों तक खींचती रहती। गोद में चाहे बच्चा खिसकता रहा। सांसें बेदम होती, सपने बेचैन। सांसें बेदम होती, सपने बेचैन। इच्छाएं सिसकती रहीं, दिल किया कई बार बारिश में खुद को उघाड़ ले, बूंदों को चूम ले। ये पाप कर न सकी, घूंघट का मान खो न सकी। चौखट पर चोट खाती, उजालों के अंधेरे में रहती। बालों की काली घटा जाने कब चांदी हो गई। बालों की काली घटा जाने कब चांदी हो गई, मगर घूंघट टस से मस ना हुआ। तो ये जो कविता है, मुझे लगता है ये बहुत सी महिलाओं की सच्चाई रही है कि वो घर के कामों में व्यस्त, घूंघट के अंदर दबी, अपने सपनों की मृत्यु पर शोक गीत गाती रही। अचानक से सोशल मीडिया आया और महिलाओं की दुनिया में एकदम से बदलाव आ गया। महिलाएं जो घर की चौखट भी नहीं पार करती थी, जो अपनी मर्जी की बात कह भी नहीं पाती थी, अपने पति से भी नहीं कह पाती थी, वो अचानक से मुखर होने लगी। लोग कहते हैं कि आजकल महिलाएं बहुत लिख रही हैं। महिलाओं के अंदर तो कविता होती ही है, बल्कि कहा जाए महिला खुद ही कविता होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो वो कविताएं थी, उसके अंदर बहुत सारे विचार थे, पर वो उनको व्यक्त नहीं कर पाती थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने उसको जब मंच मिला तो उसने अपना बोलना शुरू किया, उसने अपने शब्दों को आकार दिया, उसने शब्दों के पंख से अपनी आजादी का परचम लहराया। एक स्त्री सशक्त होती हुई दिखी, पर ये सशक्तिकरण कितना था, कितना सही है, कितना झूठ है? क्या वास्तव में सशक्त हुई है बोलने से, या बोलने के अतिरिक्त उसे कुछ और करना है अपना सशक्तिकरण दिखाने के लिए? इस विषय पर मैं चाहूंगी कि अनामिका जी अपने विचार रखें और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आगे अनामिका जी अपनी बात कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी, और आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अटूट बंधन के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और धन्यवाद, आभार कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं जो बातें करूँगी आज आपसे, और अंत में अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। मैं बेहद खुश हूँ, और वंदना जी ने काफ़ी बार मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आऊँ। कुछ तबीयत कुछ समय साथ नहीं दे रहा था, और इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी। और आज मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई, जबकि थोड़ी तबीयत अभी भी है, मतलब खांसी सर्दी है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया, शुभकामनाएँ दी। उनके अंदर वो खुशी दिखी कि मैं आऊँ और अपनी बातें रखूँ। उन्होंने मेरी बातों को सुनने की चाह दिखाई मुझे। अटूट बंधन एक बेहद प्रतिष्ठित मंच है, और अब तक इस मंच पर हमने कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ सुनी, और महत्वपूर्ण लोगों को भी सुना। हमें बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला। इसके लिए भी मैं वंदना जी का और अटूट बंधन का विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ, दरअसल ये एक विषय है ही नहीं। विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि इसे विषय बना दिया गया है। दरअसल ये एक समस्या है, और समस्या कभी विषय नहीं हो सकता, क्योंकि विषय पे सिर्फ हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब उसे हम समस्या की तरह देखते हैं तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि समस्याओं का अंत किया जाए। उसके अंत करने के लिए हमें किस-किस तरह से संघर्ष करना है, किन-किन चीज़ों का सामना करना है, और किस-किस तरह के लोगों का सामना करना है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक स्त्रियों को लेकर, स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर, स्त्री की आज़ादी को लेकर लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं। और जब से, जैसा कि अभी वंदना जी ने भी कहा कि जैसा सोशल मीडिया आया है, जब से एक बहुत बड़ा मंच सभी को मिला है। चाहे वो लूडो खेलने वाले लोग थे, चाहे वो सिलाई-बुनाई करने वाले लोग थे, सभी यहाँ पर आए। जो दिन भर खाना बनाते थे, घर के कामों में उलझे रहते थे, उनके पास मोहल्ले की 1-2 औरतों से बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं था। धीरे-धीरे टीवी आया, और टीवी ने वो जो कॉलोनी, मोहल्ले की औरतें या अपार्टमेंट की जो औरतें रहती थी, कभी बैठती थी, ये सब चीज़ें कम हो गई टीवी आने के बाद। लोग टीवी में चले गए। लेकिन टीवी में उन्होंने सिर्फ़ अपना मनोरंजन किया। लेकिन सोशल मीडिया, और ख़ासकर फ़ेसबुक का जो मंच है, ये बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ मंच है, और बहुत से लोग यहाँ आए। आम से आम घरों से, छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, बड़े-बड़े नेता, संगीतकार, मतलब हर क्षेत्र से, हर कला के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से आज पूरी दुनिया में फ़ेसबुक छाया हुआ है। और एस फ़ेसबुक में हम इतनी विविध तरह की चीज़ों को देखते हैं कि कभी-कभी हम खुद आश्चर्य से भर जाते हैं। इसी तरह फ़ेसबुक उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच बना, जो अपनी बातें किसी एक व्यक्ति से भी कहते हुए घबराती थी या डरती थी कि वो किसी तकलीफ में है या उनकी कुछ इच्छाएँ हैं।
वो किसी एक व्यक्ति को कहते हुए भी उनसे ये वादा लेती थी कि ये विश्वास लेती थी कि ये बात वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएगी कि मैं अपने घर में या अपनी निजी जीवन में इस तरह की समस्याओं से जूझ रही हूँ। तो नहीं कहती थी, लेकिन ये एक ऐसा मंच आया जहाँ पर उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सबसे पहले अपने मन की बातें वहाँ एक लाइन में पहले पढ़ी इधर-उधर, फिर अपनी लाइनें लिखनी शुरू की, फिर वो कविताएँ बनी, लघु कथाएँ बनी, विचार बने और फिर बड़ी कहानी, उपन्यास तक बन गए। इस तरह से लिखते-लिखते उनका लिखने का साहस बढ़ा, और जब लिखने का साहस बढ़ा, तो वही साहस धीरे से उनके जीवन में प्रवेश कर गया। वही साहस धीरे से उनके जीवन में प्रवेश कर गया, और फिर वो उन्हीं बातों के लिए, जिन बातों से वो परेशान थी या संघर्ष करना चाहती थी पर डरती थी, उन्होंने एक शुरुआत की। बहुत छोटे रूप में, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चियों के लिए, अपने माँ-बहनों के लिए, सभी ने शुरुआत की। स्त्रियों की आज़ादी और स्वतंत्रता को लेकर 2 शब्द जो बहुत प्रचलित हैं, 2 बातें, एक है स्त्रीवादी और दूसरा है स्त्री सशक्तिकरण। क्या है स्त्री सशक्तिकरण और क्या है नारीवादी? नारीवादी जो स्त्रियों के बारे में सोच रखती है, जो उनके आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार रखती हैं और ऐसा चाहती है, वो नारीवादी। और स्त्री सशक्तिकरण स्त्री सशक्तिकरण कि स्त्रियों को उनके हक में फैसले लेने की आज़ादी मिले। स्त्रियां अपनी इच्छाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के फैसले खुद लेने का उन्हें अधिकार मिले, ऐसा स्त्री सशक्तिकरण पर बात। लेकिन हमने देखा ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। हमने बहसें देखी, चर्चाएँ देखी। उसके बाद इसके साथ जुड़ता गया बोल्डनेस, कि जो नारीवादी होगी वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होगी। स्त्री सशक्तिकरण पे काम हुआ कि सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, दूसरे लोग भी स्त्रियों को उनके अधिकार के लिए उनका साहस बने और उनकी क्षमताओं को उनको पहचान करवाए कि आप में क्षमता है, आप ये काम कर सकते हो, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, आप नौकरी कर सकती हैं, आप गलत बात के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। ये साहस भी भरना, उन्हें उनके अधिकारों का ज्ञान कराना और उनको जागरूक कराना। नारियां हमेशा शोषण का शिकार हुई हैं, कुरीतियां और परंपराओं को लेकर। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ों का देखने में आ रहा है कि जिस तरह से ये चीज़ें गलत रूप से भी प्रचलित हो गई। गलत रूप से कैसे हुई प्रचलित, ये मैं आगे बात करूँगी। तो जब ये साहस लिखते-लिखते औरतों के भीतर आया, तो उन्होंने अपनी बात घर पे रखना शुरू की। कई औरतें सफल हुई, कई अभी भी लगी हुई हैं और कइयों का भी संघर्ष करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक विषय नहीं है, ये एक समस्या है, और इस समस्या को खत्म करने के लिए, और खासकर हम भारतीय सभी स्त्रियों को संघर्ष करना है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हो सकती, ये सिर्फ आलेख के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज़मीनी तौर पर, अपने जीवन में व्यावहारिक तौर पर हमें इसके लिए उतरना होगा। आज कल से, जब से ये बात चली है कि मैं इस विषय पर आकर बात करूँगी, मैंने कई महिलाओं से, जो उनमें कुछ पढ़ी-लिखी भी हैं और कुछ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, जो शायद ठेकेदारियों में काम करती हैं, लोगों के घरों में हाउस हेल्पर का काम करती हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम जानते हो स्त्रीवादी क्या होता है? उनका एक ही जवाब था, नहीं। मैंने पूछा तुम्हें पता है स्त्री सशक्तिकरण क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं, उन्हें नहीं पता। जो महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं,
उन्हें तो पता ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं कि नारीवादी होता क्या है, स्त्री सशक्तिकरण होता क्या है। ये सिर्फ उनको पता है जो लिख रहे हैं। एक वर्ग विशेष इस बात को लेकर चर्चा करता है, लिखता है, फिर उनकी किताबें छपती है, उसके बाद वो बिकती हैं, पुरस्कार मिलते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। तो वो वाह वाह कौन करते हैं? उन्हीं के साथ के लोग, उन्हीं के क्षेत्र के लोग। हमें वाह वाह नहीं चाहिए। ऐसे भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के हित पे, इन शोषण के खिलाफ चुपचाप काम कर रही और किए भी हैं। वो अपने नाम के साथ नारीवादी नहीं लगाती कि मैं अनामिका चक्रवर्ती कवियत्री नारीवादी, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज होती है ना जो सुंदर होता है, उसे बताना नहीं पड़ता मैं सुंदर हूँ, दुनिया बताती है। जिसे बहुत अच्छा काम करना आता है, जो बहुत ही सलीके से काम करता है, तो उसका काम बात करता है। जैसे हमारी कविताएं बात करती हैं, हमारी कविताएं हमारे पाठक तक पहुंचती है तो वो बताती है कि वो अच्छी है या नहीं है, हम अच्छा लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। इसी तरह कि अगर आप वाकई में नारीवादी हैं तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारीवादी विषय नहीं है। अगर आप वाकई में नारीवादी हैं तो आपने क्या किया? आप जिस कॉलोनी में रहती हैं, आप जिस मोहल्ले में रहती हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रहती हैं, अगर उसमें कितने परिवार, किसी अपार्टमेंट में समझ लीजिए कि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें 50 परिवार, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन सी महिला किस शोषण का शिकार हो रही है, कौन सी महिला अपने पति से पिट रही है, कौन सी महिला अपने भाई से प्रताड़ित हो रही है, कौन सी महिला नौकरी करने के बावजूद अपनी तनख्वाह पर उसका हक नहीं है, क्या आप जानती हैं? अगर जानती है तो क्या आप आगे बढ़कर गई उनकी समस्याओं के लिए, उनके परिवारों से बात करते? नहीं गई। तो फिर आप नारीवादी कैसे हुई? अपनी कहानियां और कविताएं लिखने के लिए? आप लेखिका हो सकती हैं, आप कवित्री हो सकती हैं, आप समीक्षक हो सकते हैं, लेकिन आप, ये झूठ है। और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जी आभासी मंच पे जो हल्ला मचा रहता है कि मैं नारीवादी हूँ, मैं नारीवादी हूँ, तो ये झूठ है, आप नारीवादी नहीं है। यहाँ पे आपने नारीवादी का जो टैग है, नारीवादी का आपने एक नेम प्लेट तैयार किया है कि हर आने जाने वाले को दिखाई दे कि फलाना नारीवादी है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उसके उस नारीवादी है तो आप उन सब जो समस्याओं से जूझ रही हैं, आप उनके पास पहुंचिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किनसे मिलना है, उन्हें नहीं मिल पता कि कई बार आप सुनते होंगे, ऐसा नहीं हम नहीं सुनते, हम भी सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे ये उनका निजी मामला है। और सिर्फ हम नहीं कहते, जिनके घर समस्याएं होती है वो भी कह देते हैं कि हमारा निजी मामला है। तो लोग पढ़ना नहीं चाहता है, ये आजकल तो ट्रेंड चल गया है, लोग दूसरों के पचड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें दूसरे की समस्या पचड़ा लगती है। लेकिन अगर आप दूसरों की समस्या को पचड़ा समझेंगे तो आप समस्याओं को सुलझाएंगे कैसे? और जब समस्या सुलझेगी ही नहीं तो वो समाज से जड़ से उखड़ेगी कैसे? कुछ जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आज़ादी, जो आज़ादी की बात करती है, वे आज़ाद हुई किस तरह? वो शोषित हो रही थी, वो अपने परिवारों में अपनी मनमानी नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कुछ समय रहकर ये फैसला किया कि वो अलग हो जाएंगी। वो अलग तो हो गई, क्योंकि वो अलग हो सकती थी दो तरह से, एक तो वो खुद आर्थिक रूप से सक्षम थी, दूसरा अधिकतर महिलाओं की, ये हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत कुरीति भी है कि जो मायके वाले होते हैं वो कूद के जाते हैं, हमारी बेटी समस्या में है, और उसको उस समस्या से तुरंत अलग कर देते हैं, मगर वो ये कोशिश नहीं करते कि समस्या खत्म हो जाए। उन्हें सिर्फ एक पक्ष दिखाई देता कि हमारी बेटी तकलीफ में है, लेकिन आपकी बेटी तकलीफ में, आपने उसे हटा लिया, लेकिन उस घर में कोई और बेटी चली जाती है उसके बदले, तो वो तकलीफ में आती। तो आपने जो जहां का जो रोग है, बीमारी है, उसे तो आपने खत्म ही नहीं किया। जैसे कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है
हमारे हाथ में, हमारे पैर में, तो हम क्या करते हैं? क्या हम अपने उस अंग को काट के फेंक देते हैं? नहीं, हम उस अंग को कभी नहीं काटते हैं। हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम बेहद तकलीफ से गुजरते हैं, हम बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। कई शुगर पेशेंट हैं जिनका हमने बाद में सुना कि पैरों में घाव हो गया था, ठीक नहीं हुआ, उनके पैर काट दिए गए, हाथ। ब्रेस्ट कैंसर वालों के ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं। लेकिन कब काटे जाते हैं? जब चीज अति होती है। उसके पहले लोग संघर्ष करते हैं कि इस बीमारी को हम बिना अंग काटे जड़ से खत्म कर दें। हमारे समाज में उस संघर्ष की जरूरत है। आप समस्याओं से दूर भागकर समस्याओं को अपने लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन ना अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म कर सकते हैं, ना ही आपने समस्याओं को किसी रूप में भी खत्म किया। तो जरूरी है कि हमें इसकी मूल जड़ों को समझना होगा और व्यवहारिक तौर पर इसे अपने जीवन में लाना होगा। मुझे बहुत खुशी होती है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने फेसबुक पर आभासी मंच पर सच्चाई लिखी और साहस दिखाया। और उस साहस को मैं एक ताजा उदाहरण आपको देती हूँ। फेसबुक में एक हमारे मित्र हैं, नीलू नीलपर, जो अपने पति से बहुत परेशान हुई। वो एक टीचर है और वो कवित्री भी है। उन्होंने फिर फेसबुक पर अपनी समस्याएं लिखी, लोगों ने उनका साहस बढ़ाया। उसके बाद वो साहस उसके जीवन में प्रवेश हो गया और आज उस साहस के जरिए वो अपने पति के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। वो कैंसर से भी जूझा है उसने, लेकिन इस तरह से साहस आया। मगर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने नारीवादी होने का टैग को इस्तेमाल करके सिर्फ अपना नाम कमाया है। उन्होंने अपने जो साहस है उनमें, ऐसा नहीं है, वो बहुत साहसी महिला है, लेकिन उन्होंने अपने साहस को अपना नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी महिला की समस्या को खत्म नहीं किया, वो खुद समस्या से दूर हो गई। अगर डॉक्टर पेशेंट से दूर हो जाएगा या पेशेंट किसी घाव के बढ़ जाने के डर से या दर्द को सहने के डर से अगर अपना कोई भी अंग काट के फेंक देगा, तो धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग कट जाएंगे। क्योंकि होता है, आप समस्याओं से भागेंगे तो समस्या खत्म नहीं होगी। मैं उन महिलाओं को खास कहना चाहती हूँ कि आज भी हमारे देश में हजारों महिलाएं, उन्हें लगता है कि नारीवादी जो लेखिकाएं हैं उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी होंगी और बहुत नाम कमाया है, उनके नाम पे बहुत चर्चे भी होते हैं। लेकिन क्या हुआ? अगर आपके आसपास की 4 महिलाओं को नारीवादी और स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ नहीं पता, तो आपके नारीवादी होने का कोई अर्थ ही नहीं। आप एक सफेद झूठ है। आप आभासी मंच पर खुद एक बहुत बड़े आभासी चरित्र है। यह संघर्ष की जरूरत है। आज भी हजारों महिलाएं अपने घरों में अपने पसंद का कोई खाना भी नहीं खाती, वो घर के लोगों के पसंद का खाना बनाती और कुछ समझौते कर लेती है कि हो गया, अब हम क्या खाना है। लेकिन हम उन स्त्रियों को भी कहना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें। जिस तरह वो अपने परिवार के हर सदस्य के पसंद का ख्याल रखती हैं, तो वो अपनी पसंद को भी सबके सामने रखे। तो ये बताए कि जो जीभ है, जो शौक है, वो उनके भी। अगर संगीत सुनना किसी को पसंद है तो उसे भी संगीत सुनना पसंद है, उसे भी कला पसंद है, उसे भी अच्छी चीजें और अपनी पसंद की चीजें खाने का उसका भी मन होता है, उसे भी अपनी पसंद के कपड़े पहनने का मन होता है। आप समस्याओं से समझौता मत कीजिए। मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ कि आप समस्याओं से समझौता मत कीजिए। ऐसी जो महिलाएं हैं जो इस तरह से जूझ रही है, लोगों को लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्त्री सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नारीवादी, इतनी महिलाएं नारीवादी हो गई, इतनी महिलाएं नारीवादी हो गई कि दूसरी नारी कोई पूछ नहीं रही।
दूसरी नारी उनके लिए फालतू चीज हो गई। और नारीवादी, वो कहती मैं नारीवादी हूँ और वो कहती मैं नारीवादी, दो महिलाएं मैं नारीवादी हूँ कह के लड़ रही हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ रही है वो बेचारी को तो कुछ नहीं मालूम। वो तो सुबह से शाम तक जूझ रही है, अपने घर में खट रही है, अपने समाज से शोषण हो रही है, प्रताड़ित हो रही है। कहाँ है आपका नारीवादी? नारीवादी कोई महंगा गॉगल नहीं है, नारीवादी कोई जीन्स नहीं है, कोई आपका खूबसूरत स्लीवलेस टॉप नहीं है जिसको पहनकर आप बड़ी खूबसूरत दिखेंगी, या शराब की बोतल नहीं है जिसे पीकर आप बता सको दुनिया को कि हम बहुत बोल्ड है। बोल्ड तो दूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, वो भी पीती हैं। मेरे घर में जो सर्वेंट काम करती थी वो भी पीती थी, लेकिन वो बोल्ड नहीं है। खाने पीने का शौक और स्त्री सशक्तिकरण और नारीवादी दो अलग अलग चीजें हैं। जिन औरतों को ये लगता है कि हम हाफ पैंट पहन लेंगी, हम जीन्स पहन लेंगी, हम शराब पियेंगी, हम देर रात पार्टियां करेंगी तो हम नारीवादी कहलाएंगी, ये सबसे बड़ी भूल है। वो आपका शौक है और अपने शौक पूरे करने का सबको हक है। अगर आपको शराब पीना पसंद है पीजिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि शराब पीना तो हम मर्दों का भी पसंद नहीं करते। कौन पसंद करता है कि उसका भाई, पिता, पति शराब पिए? शराब फैशन में है, वो ड्रिंक करता है। आज हम ड्रिंक करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर बोल दो वो दारू पीता तो आदमी को बुरा लग जाता है। लेकिन है क्या, फर्क क्या है? वही तो बात है, वो दारू ही तो है। जो ड्रिंक करके डोलता है वो दरुआ ही तो होता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू पीना एक शौक हो सकता है, जीन्स पहनना, टॉप पहनना, मॉडर्न कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, वो आपका शौक हो सकता है। उससे आप बोल्ड या नारीवादी नहीं हो जाती है। आपसे भी ज्यादा साहसिक विचार रखने वाले और इन चीजों से संघर्ष करने वाली औरतें हैं जो साड़ियां पहनती हैं। जहाँ बात होती है परंपराओं की, लोग परंपराओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कभी ये सोचिए कि हमारे पास परंपराएं नहीं होती, हमारे तीज त्योहार नहीं होते, हमारे रीति रिवाज नहीं होते, तो हम क्या होते? हम रास्ते पे घूमने वाले जानवर से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। जानवर थोड़ी अपने कान छिदवाते हैं, जानवर थोड़ी बिंदी लगाते हैं, जानवर थोड़ी चूड़ियां पहनते हैं। ये श्रृंगार की चीज है, ये पहनना दकियानूसी नहीं है। और शादी के लिए अगर कुछ मान्यताएं रखी गई, उनकी परंपराएं हैं, तो अगर आपको वो चीजें नहीं माननी है तो आप उनके लिए घर पर बात कीजिए, आप उनको समझाइए। जिन औरतों को लगता है कि हम मांग नहीं भरेंगे, तो आप समझाइए कि हमारे समाज में ऐसी और भी कई जातियां हैं जिनमें औरतें मांग नहीं भरती, लेकिन वो पति पत्नी बहुत लंबी उम्र जोड़े के साथ रह रहे हैं। और ऐसी हमारी हिंदू हजार औरतें हैं जो भर भर के मांग भरती थी, लेकिन हमारे यहाँ विधवा आश्रम है। तो आप बच्चों को समझाइए, उसके लिए झगड़िए मत, उसके लिए दूसरों को नीचा मत दिखाइए। फेसबुक पर मैं ऐसे हजारों महिलाएं देखती हूँ जो अभी कुछ टाइम पहले किसी महिला के मांग ना भरने पर उनके पति ने तलाक का मांग किया था और जज ने शर्त दिया था ये। तो कुछ महिलाएं आई और उन्होंने ऐसे कहा, हमने तो मांग नहीं भरी जज साहब, अब आप क्या करेंगे? मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि उन्होंने फिर करवा चौथ किया, निर्जला उपवास रखा अपने पति के लिए। आप इतने दोगले क्यों हैं? आप इतने दोगले क्यों हैं? आप अगर आप सजना संवरना कोई बुरी बात नहीं है, आप सच ही तो रहे हैं, आप अपने मनपसंद के कपड़े पहन रहे हैं, तो वो भी सजना सवर नहीं तो हुआ? सिर्फ बिंदी लगाना या काजल लगाना या कान में बुंदे पहनना या मतलब गले में माला पहनना, सिर्फ ये श्रृंगार थोड़ी ना होता है। आप नहीं सज रहे, वो भी तो आप सज ही रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आप उसमें ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, तभी तो आप नहीं, आप जिनके साथ चूड़ियां नहीं पहनते क्योंकि वो सूट नहीं करता है। आप अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखने का आप किसे नहीं है। तो ये जो नारी सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उसका झूठ मत परोसिए आभासी मंच पर। आप दूसरी स्त्रियों को भ्रमित मत कीजिए। आप ये मत दिखाइए कि आप स्त्रीवादी हैं, आप नारी सशक्तिकरण की बातें करती हैं, इसीलिए आप साड़ी नहीं पहनती, इसीलिए आप बिंदी नहीं लगाती, इसीलिए आप रीति रिवाजों को नहीं मानती, या इसीलिए आप पूजा पाठ नहीं करती।
हाँ, आप पूजा पाठ नहीं करते लेकिन आप मेडिटेशन करते, आप पैसे दे के क्लब के मेंबर बनते और वहां जाके आप ध्यान करते। पूजा पाठ क्या है? वो भी ध्यान ही तो, वो भी तो ध्यान ही है। मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं सिर्फ अगरबत्ती दिखाती, क्योंकि मुझे वही करने में बहुत मन की शांति है। की होइ छै तो वही सब चीजें करने में हमको शांति मिलती। इसीलिए मैंने कहा कि एक सच है आभासी मंच पे, फेसबुक के मंच पे इसको लेकर, नारी सशक्तिकरण और नारीवादी को लेकर, तो इस तरह का झूठ मत बरसिए। आप जो सच है वो कीजिए, आप संघर्ष कीजिए और संघर्ष करना सिखाइए। अति भी नहीं चले जाओ। जैसा कि कुछ औरतें दूसरी औरतों को ये सिखाती हैं कि आप घर छोड़ दीजिए क्योंकि आप वो आज़ाद नहीं हैं, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और लगी तो था। तो लगी तो एक चीज और जो मैं कहना चाहती हूँ इस पर कि हम हमेशा पुरुषों को दोष देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर घरों में जो रीति रिवाज है इसका पालन करना कौन सिखाता है? अगर उनका पालन नहीं किया गया तो हमें उसके लिए कौन टोकता है? हमें महिलाएं टोकती, हमें महिलाएं टोकती है, हमें घर के पुरुष नहीं टोकते। मैं ये नहीं कह रही कि घर के जो जो पितृसत्ता है वो नहीं है, नहीं मैं पितृसत्ता का पक्ष ले रही हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं जब उनके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदियां लगती है, तो वो जो बहुत महत्वाकांक्षी रहती है उन्हें लगता है कि इस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो कभी ये कोशिश नहीं करती कि जो ये सब चीजें हमें बता रहा हूँ उस व्यक्ति में बदलाव लाने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा कि कोई बीमारी होती है तो आपके लिए आप उसका एक लंबा ट्रीटमेंट लेते हैं, एक लंबा इलाज करवाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास रहता है कि हम उस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। तो यही आपको अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए, यही चीज आपको अपने घर में भी करना चाहिए। हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बहुत पुराने ख्याल रखती हैं, उन्हें जो सिखाया गया, जो समझाया गया वो हमें पास करती हैं, फिर हम अगले को पास करते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन में हम जिस वर्तमान दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पर धीरे-धीरे हम इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि कहाँ क्या सही है, कहाँ किस चीज़ों को वाक़ई में मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें इस बात को समझाने की कोशिश करें। हम छोड़ दो, এটা লাগিয়ে দাও, ওই দিক থেকে। तो हम ये समझाने की कोशिश नहीं करते। ज़्यादातर औरतें घर से अलग हो जाती हैं और या फिर पति को लेके अलग हो जाती हैं या पति से भी अलग हो जाती हैं और अकेली ज़िंदगी गुज़ारती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष कहाँ कर रही हैं? आप तो अपने मन का जी रही हैं। आप अपनी मनमानी ढंग से जीने को संघर्ष कहती हैं। नहीं, वो संघर्ष कैसे हो सकता है? संघर्ष तो तब होता जब आप उस घर में रहकर उस समस्याओं का सामना करती और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए भरसक कोशिश करती। कई महिलाओं ने अपने घरों में जहाँ पे सिर्फ साड़ियाँ पहनी जाती थी, मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानती जिन घरों में सिर्फ महिलाओं को साड़ी पहनने की हिदायतें दी गई थी,
उनमें बदलाव आया है। वो आज भी अपने घरों में रह रही है, वो सूट पहन रही है, वो जीन्स पहन रही है, वो उन्होंने अपने मेकअप चेंज कर लिए हैं। कईयों ने सचमुच मांग भरना भी छोड़ दिया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप क्योंकि मांग भरने से आप मांग भरते हैं, पतियों को गाली देते हैं, पतियों को बददुआएं देते हैं, आए दिन पति से अलग होने की बात करते हैं, फिर ऐसे मांग भरने का क्या फायदा? अगर पति बीमार है उसकी सेवा कीजिए। कई घरों में देखा गया है, कई बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हो जाती है तो पूरा साज श्रृंगार करेंगे सुहागन का, लेकिन पति को नहीं पूछेगी। वो बीमार पड़ा तो ध्यान नहीं देगी, उससे उनको कोई मतलब। तो यंग औरतों को क्या, आए दिन पति को छोड़ छोड़ के मायके चली जाएंगी, मायके वाले भी बैठा के रहेंगे। तो ये कौन सी सेवा हुई भाई? जब आप किसी समस्या को खत्म करते तो वो समस्या सिर्फ आपके लिए नहीं खत्म होती, वो हमारे समाज के लिए खत्म होती है। वो समस्या हमारे समाज के लिए खत्म होती है। आज कोरोना कितनी बुरी तरह फैला हुआ है, हम अपने घर के अंदर आइसोलेट हो जाते हैं, हम अपने आप को घर में कैद कर लेते हैं, तो क्या समस्या खत्म हो जा रही है? नहीं, उसके लिए उसकी दवा की खोज की जा रही है। लोग लगे हुए हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी दवा की खोज कर, हमें वो विचार ढूंढना है, हमें वो तरीका ढूंढना है कि कैसे हम उन औरतों में, उन घर वालों में बदलाव लाए, उन पतियों में, उन भाइयों में, उन मित्रों में बदलाव लाए, जो जिसकी वजह से हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता बाधित हो। आप किसे स्वतंत्रता कहते हैं? कपड़े, अपने मन के मतलब कपड़े पहनने को नहीं, आप स्वतंत्रता कहती हैं देखा देखी कपड़े पहनने को। आपको लगता है कि फला बड़ी बड़ी बातें करती हैं और वो इस तरह के कपड़े पहनती है तो मुझे भी पहनना चाहिए। हमारे यहाँ देश में तो देखा देखी का बहुत चलन है। हमारे देश में ये नहीं देखा जाता कि हम पे क्या अच्छा लग रहा है, हम पे क्या जच रहा है। नहीं, सामने वाला इस रंग में अच्छा लग रहा है तो मुझे भी पहनना, सामने वाला इस कपड़े में इस कलर में अच्छा लग रहा है तो हमें भी पहनना, इस ढंग के कपड़े में अच्छा लग रहा है तो हमें भी पहनना। दुनिया में इतने लोग मांस मछली खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते? कहते हैं बंगाली मछली खाते तो उनकी आंखें तेज होती है, आप क्यों नहीं खाते? खाइए मछली, आपकी भी आंखें तेज होगी। हर बंगाली को चश्मा लगा है, इसीलिए इस भुलावे में मत रहिए। मैंने आज तक ऐसा कोई बंगाली नहीं देखा जिसको चश्मा नहीं लगा, मुझे भी लगा है। तो ये देखा देखी का मत कीजिए। कपड़े, शौक को और स्वतंत्रता को एक साथ मिक्स मत कीजिए। स्वतंत्रता एक अलग चीज है और शौक एक अलग चीज है। शौक एक अलग चीज है। लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। औरतों को लगता है कि अगर हम स्वतंत्र हैं, ये मुझे दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे है ना साड़ी से जीन्स में आ जाना चाहिए, और मुझे छोटे टॉप में आ जाना चाहिए, मुझे हाफ पैंट में आ जाना चाहिए, मुझे स्कर्ट में आ जाना चाहिए। तब लोगों को पता चलेगा कि मैं बोल्ड हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। और मुझे ना रेस्टोरेंट में जरूर खाना चाहिए, मुझे 4 दोस्तों के साथ तो दारू जरूर पीनी चाहिए, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं स्वतंत्र जीवन जी रही हूँ। आप अपने शौक को स्वतंत्रता कहते हैं? आपने अपने लिए आपने स्वतंत्रता नहीं चुनी, आपने मनमानी करने की चुनी। लेकिन यही मनमानी जब आपका पति करता है, आपका भाई करता है, आपके पिता करते हैं, आपकी बहन करती है, तो आपको बुरा लगता है। यही मनमानी जब आपकी बेटी करती है तो आपको बुरा लगता है। तो अगर आपने समस्या से ना भागकर समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश की होती, आपने जिनके कारण समस्या बन रही उनके विचारों को बदलने की कोशिश की होती, उन्हें समझाया होता कि ये विचार बदलने से दुनिया बेहतर होगी, औरतों की जिंदगी बेहतर होगी, तो आज आपको इस तरह के जीवन नहीं जीना होता। आप परिवार से अलग थलग अकेली नहीं पड़ी रहती, आप भी और लोगों की तरह एक परिवार में होती, आप भी एक चहल पहल भरी और खुशनुमा जिंदगी में होती। आप जिससे आपको लगता है आप आजाद हैं, आप देर रात से लड़कियां लौटेंगी। हाँ, ये एक और बात, जिन्हें लगता है कि आजकल लड़कियों को आजादी नहीं दी जा रही है। आज हमारे छोटे छोटे से गांव के पेरेंट्स, अभिभावक, छोटे छोटे शहरों की सबकी लड़कियां बड़े शहरों में जाके पढ़ रही। आज बड़े शहर की आधी से ज्यादा इनकम
आज हर बड़े शहर की आधी से ज्यादा इनकम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों से है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक छोटे से चाय की गुमटी हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, कोचिंग सेंटर हो, यहाँ तक कि मकान, जो घर लोगों ने अपना घर जो 4 कमरों में रहते थे वो 2 कमरों में रहने लगे, दो कमरों को उन्होंने किराए पे चला दिया। हर बड़ा शहर आज एक बहुत बड़ी कमाई कर रहा है विद्यार्थियों से, क्योंकि हर छोटे से छोटे कस्बे का, गांव का, जिनके माँ बाप ने कभी स्कूल या किताब या कभी कुछ मुंह नहीं देखा, वो भी अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं। और आप कहते हैं कि शिक्षा नहीं हो रही है। भेज रहे हैं, लेकिन कभी ये देखा कि वो बच्चे क्या वाकई में पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कभी शहर में जाके देखिए आप। जिस आजादी की बात करती है ना, स्त्री सशक्तिकरण, नारीवादी, जिसकी बात करती है ना आप लोग, वो बच्चियां कर रही है। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपने माँ बाप का मेहनत का पैसा छोड़ के, ऐसी, मैं सब बच्चे को नहीं बोल रही, लेकिन ऐसी बहुत सी बच्चियां जो लड़के दोस्तों के साथ घूम रही है, देर रात दारू पी रही हैं, और यहाँ रिजल्ट उनका 0 अंडा, माँ बाप का लाखों रुपया पानी में, भविष्य तो कुछ बचा नहीं। फिर वही शादी होके चौका चूल्हा करती है, साल भर में झंझट चालू हो जाते हैं, फिर अपना रोना रोती है कि हमने अपना अच्छा समय बर्बाद कर दिया। आप कभी उन बच्चियों को आपने काउंसलिंग की? कभी आप स्कूल कॉलेजों में गई? आप स्त्री सशक्तिकरण की बातें करती हैं, फेसबुक पर लिखते हैं आप लोग, किताबें लिखते हैं, पुरस्कार बटोरते हैं। मत लिखिए ऐसी किताबें। ये हमारे घरों में काम करने वाली बाइयां, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में रोड बनाने वाली, ये बुनकर, ये सब नहीं पढ़ती वो किताबें। उन्हें नहीं पता नारीवादी क्या होता है, स्त्री सशक्तिकरण क्या होता है, वो नहीं जानती। आप कभी चलते हुए किसी से आपने पूछा, किसी महिला से पूछा कि भाई तुम ये काम क्यों, घर में जो भिखारी आते, कभी आपने उनसे पूछा कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो? आपकी क्या समस्या है जो आपको भीख मांगने पे मजबूरी हो रही है? मैं पूछती हूँ। मैं तो सब्जी वाली से भी पूछती हूँ, कितना कमा लेते हो, पति क्या करता है? दारू पी के पड़ा रहता, क्यों? हम तो बोलते हैं जिसका पति दारू पी के मारे, तुम एक मोटा डंडा उठा के खड़ी हो जाओ और उसे समझाओ कि मारना तुम्हें भी आता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन वो समझ जाएगा। आदमी डराता उसे यूं जो डरता है। आप नारी सशक्तिकरण की बातें करते मत कीजिए। असली नारी सशक्तिकरण तो वो महिलाएं करती हैं जो छोटे छोटे घरों में रहती है, फेसबुक पर लिखती है और उस साहस को अपने जीवन में लाके अब लड़ रही है, संघर्ष कर। हमने भी किया। हमारे कितनी ही ऐसी महिलाओं को हम जानते जिन्होंने किया। मत कीजिए ऐसी बातें। कितना सच और कितना झूठ। अगर आप वाकई में नारीवादी हैं तो अपने नाम के आगे से नारीवादी हटा दीजिए। दुनिया आपको कहे कि आप एक नारीवादी महिला, आप नारियों के अच्छे के लिए सोचती हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए सोचती हैं, उनकी आर्थिक मजबूती के बारे में सोचती हैं, उनकी उच्च शिक्षा के बारे में सोचती हैं, कि अपनी सोच को व्यवहार में बदलिए। एक होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं ढाबे में, कितने बार आपने सोचा कि किसी छोटे बच्चे को हम नौकरी दिलवा दे, ले जाए अपने साथ? नहीं, हर इंसान झंझट से बचना चाहता है। किताबें लिख रहा है भाई वो अपने बेडरूम में बैठकर। हाँ, घर में बाई है, रोटी बना देती है, खाना बना देती है। उन्हें अपने हाथों से अपने बच्चों की पसंद का खाना बना के खिलाने में बुरा लगता है। उन्हें लगता है खाना बनाना तो दकियानों से औरतों का काम है। ये भी कोई काम है? आप प्रकृति के विरुद्ध तो जाकर कैसे एक महान इंसान बन सकते हैं? आप प्रकृति के विरुद्ध जाकर कैसे एक महान इंसान बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। प्रकृति भी अपने नियम का पालन करती है। आप उस नियम के विरुद्ध जाकर नहीं बन सकते कुछ भी। आप सिर्फ एक टैग बन सकते हैं, एक किताब के कवर पर एक नाम बन सकते हैं, एक पुरस्कार के नीचे लिखा हुआ एक नाम बन सकते हैं, आप बेस्ट सेलर्स की लिस्ट पर एक नाम बन सकते हैं। बस आप इतना ही बन सकते हैं। आप ही के 4 लेखक दोस्त आपकी किताबों को पढ़ते हैं और आपकी पीठ पर शाबाशी देते हैं। कौन पढ़ता है आपकी किताबें? कहाँ पढ़ रहा है? कभी आपने देखा कि कोई गांव की औरत की बच्ची आपकी किताब को अपनी माँ को पढ़ के सुना रही है?
नहीं, क्योंकि आप चाहते कि किताबें बिके। आप डरते कि कोई मुझसे मुफ्त में किताब ना मांग ले। आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप नारियों की आजादी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप मुफ्त में आपकी किताब का पैसा कोई नहीं देगा तो आप इस बात से डरते हैं। आप 40,000 लगाते हैं, आप 20,000 लगाते हैं, लेकिन आप डरते वो पैसे वसूल तो हो। मत कीजिए ऐसे झूठी नारी सशक्तिकरण की बातें। मत लगाइए अपने नाम के साथ नारीवादी। आप नारीवादी नहीं है, आप फैशन का एक नमूना है। आप सिर्फ एक टैग का इस्तेमाल करके अपना शोहरत कमा रही हो। मैं चाहती हूँ कि हम सभी औरतें, हम भी लिखते हैं कविताएं, हम भी बहुत कविताओं में नारियों के दुख लिख रहे हैं। अभी वंदना जी ने घूंघट वाली कविता सुनाई। मैं लिख रही हूँ कि बेचारी घूंघट के अंदर ही कब उसके काले बाल सफेद हो गए। उसने ना दुनिया देखी ना कुछ देखा। उसको समझाया गया कि घूंघट उठाना पाप है। क्यों पाप है? क्यों पाप है? आपने ये बात के लिए क्यों नहीं घर में बात की कि पाप नहीं है? औरतें खुद घूंघट करती है और तो समझा बोलते नहीं नहीं हमारे यहाँ का रिवाज है। क्यों भाई? तुम इच्छा नहीं करती कि आसमान को देखे कि कैसा रंग हो रहा है, इंद्रधनुष का कैसा रंग हो रहा है, आज मौसम कैसा हो रहा है? अगर आप इन महिलाओं को बदल सकती है तब लिखिए नारीवाद, तब कहिए अपने आप को नारी सशक्तिकरण का आप फेवर करती हैं, वरना मत कहिए। इस झूठ को मत परोसी आभासी मंच पे। आभासी मंच पे बहुत सी महिलाएं आपको पढ़ती हैं, उनको भ्रमित मत कीजिए, उनको झूठी दिलासा मत दिलाइए। आप ही दिखाते हैं, आप ही दिखाते कि मैं बहुत बोल्ड हूँ। लोग ब्रा की बातें करते हैं, पीरियड्स की बातें करते हैं, क्या जरूरत है बातें करने की? आपको नहीं पसंद पहनना मत पहनिए, उसका हल्ला क्या बचाना। अरे भाई आप अपने घर में कैसे भी घूमिए, लेकिन आप उसको फेसबुक पे क्यों शो ऑफ करते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? फेसबुक का आभासी मंच पर वो कहला जरूर रहा है आभासी मंच, लेकिन आज वहां पर सच्चाई की बातें कर रही है। एक महिला है जिसकी कम उम्र में पति खत्म हो गया। उन्होंने फेसबुक पे लोगों को पढ़ा, अपना लिखना शुरू किया। आज वो बिंदास खुल के जी रही है। अब वो समाज की परवाह नहीं करती। ऐसे लोगों को भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि उसे लगता है लोग हीन भावना में आने लगते हैं। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करते हैं। हाफ पैंट पहनकर, छोटे छोटे टॉप पहनकर आप फोटो लेते हैं इस तरह से कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपकी आजादी है। और और जो औरतें साड़ी पहनती वो आजाद नहीं होना चाहती? या वो लोग आजाद नहीं? ऐसी हजारों औरतें जो साड़ी पहनकर भी आजाद है, सूट पहनकर भी आजाद है, वो अपना बदन बिना दिखाए भी आजाद है। आज शौक है, आपको शौक है ना आप पैंट पहनने का, जरूर पहनिए, पर शौक को इतनी स्वतंत्रता से मत जोड़िए, इससे और औरतों को तकलीफ होती है। अभी आप बोलेंगे कि अपना जो औरतें नहीं पहन पाती वो इस तरह की बातें करें, नहीं, आप उनको गलत मैसेज देती है। आप उनको ये मैसेज देते कि आप अगर ये नहीं पहन पा रहे मतलब अभी तक आप आजाद नहीं है। भ्रमित मत कीजिए। औरतों का साहस बढ़ाइए, शिक्षा के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए और गलत बातों का डट कर सामना करने के लिए। औरतों को भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि औरतें किताबें नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है। औरतों को पुरस्कार नहीं चाहिए, औरतों को एक अच्छा जीवन चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए। और जिन पुरुष मित्रों की लोग बातें करते हैं वो पुरुष, ऐसे हजारों पुरुष मित्र हैं जो अपनी महिला मित्रों के लिए तो सब कुछ मंजूर, मगर अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी और अपनी बहनों के लिए कुछ मंजूर नहीं। ऐसे पुरुष मित्र के साथ आप बैठकर दारू पीते हैं और पार्टीज करते हैं और आप अपने आप को आजाद ख्यालत की बोलते हैं। हंसी आती है मुझे आप लोगों पर। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं यही कहना चाहूंगी सभी औरतों को, जरूर किताबें लिखिए, क्योंकि किताबों पे दर्ज होगी चीजें रहेंगी।
लेकिन उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाइए, अपने आसपास उस चीज, उस वो जो आपने लिखा है ना, उस सोच को आप लोगों के अंदर जगाइए, एक जोत की तरह, एक साहस की तरह। बस इतना ही मेरा सभी बहनों से कहना है, और सारे पुरुष मित्रों से भी यही कहना है कि मत रोकिए अपनी पत्नियों को। ऐसे बहुत से पुरुष मित्र जिन्होंने अपनी पत्नियों को शिक्षित किया है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपना सब करते हैं लेकिन औरतों को नहीं करने। मैं ऐसे और अपने ही कितने मित्रों को जानती हूँ, पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी बीवियां हैं, लेकिन घर के में एक फ्रेम में कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं उन्हें क्या समझते हैं। नारीवादी का टैग हटा दीजिए। स्त्री सशक्तिकरण की बातें का नाम के आड़ में अपनी शोहरत कमाने से पहले औरतों के अंदर साहस जगाइए। उन औरतों से बात कीजिए जो इन पाबंदियों में अपने घर के मर्दों का सहयोग करती है। उन औरतों को समझाइए कि आपने जो एक खराब जीवन व्यतीत किया है उसको याद कीजिए और सोचिए कि अगर आपको हम लोगों जैसी जिंदगी मिली होती तो आज आप क्या होती। ये परिवर्तन हमने किया अपने घर में, और भी कई परिवार। हम भागे नहीं, हम ससुराल छोड़ के भागे नहीं, हम पति छोड़कर गए नहीं। हमने उन्हें समझाया कि हमारी क्या इच्छा है। हम 15 साल साड़ी पहनी, हमने 15 साल सर पे घूंघट लेके काम किया, लेकिन हम बराबर बात करते रहे, अपनी सास को, अपने घर के लोगों को समझाते रहे कि हम एक महिला और हम सलवार कुर्ता भी पहन सकते हैं। आज मैं घर में लोअर टी शर्ट पहनती हूँ। ये बदलाव मैंने लाया अपने घर में, और इसकी वजह से आज हमारे घर की बच्चियां भी हर तरह के कपड़े पहन रही। अब हमारे घर में कोई महिला इन चीजों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, कोई पुरुष ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि उन्होंने चीजों को समझा। ये समझना से भी ज्यादा समझाने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और अब मैं अपनी एक कविता जो सुनाने जा रही हूँ, उस कविता में मैं उन महिलाओं पर एक बात मैंने कही जिन्हें लगता है कि वो पीरियड से होकर जब ऑफिस जाती हैं तो 4 लोग उन्हें देख देख के हंसते हैं। मैं पुरुष मित्रों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने साथ काम करने वाली महिलाओं के ये सब देखते रहते हैं कि वो कब पीरियड्स हुई, वो कैसी चल रही हैं? आप अपने दूसरे पुरुष मित्र के साथ देखकर हंसते हैं? अगर आपके केबिन पे, अगर आप बॉस हैं, आपके केबिन पे कोई महिला आती है और वो थकी हुई है या पीरियड्स के कारण उसकी तकलीफ है, तो आप उसको देखकर और काम दे देते हैं। बेवकूफ बनाती हैं आप। तो मैंने भी नौकरी की है 7 साल, और इंश्योरेंस कंपनी में की है, जहाँ पर औरतें कम होती है, पुरुष ज्यादा होते हैं। कभी किसी पुरुष ने इस तरह से नहीं देखा। हाँ, पुरुष गलत नजरों से देख सकते हैं, ये नहीं बोल रही है, देखते ही हैं। हमारे समाज में हर 2 कदम पे पुरुष गलत नजर से देखता है, लेकिन इन चीजों को कोई नोटिस नहीं करता है। ये झूठ परोसती हैं औरतें, और उनकी कविताएं शेयर की जाती है, शाबाशी दी जाती है। और हाँ, कितनी अच्छी कविता लिखी है। हाँ, अरे उन कविता का अर्थ तो समझो। 4 बड़ी लेखिका एक सड़ी हुई कविता पर वाह वाह करती है तो बाकी सारी चली जाती है उसी लाइन पे। मतलब तुमने अपने दिमाग पर धूल जमा रखी है। अब कोई बड़ी लेखिका ने जो कह दिया वो सही है। यहाँ पर सही गलत होने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, समझ की जरूरत पड़ती। कई बार छोटा बच्चा भी सही हो जाता, कई बार बड़े बुजुर्ग भी गलत हो जाते। मैं नहीं बोल रही कि बड़ी लेखिकाएं गलत बोलती, लेकिन बड़ी लेखिकाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो सिर्फ अपनी पसंद की लेखिकाओं को खुश करने के लिए जब उनकी एक बेकार सी चीज को बढ़ावा देती है तो उसका असर समाज पर और बाकी लोगों पे क्या पड़ता है, कभी सोचा उन्होंने? सोचते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहते हैं। पता नहीं क्या होड़ मची हुई है। और मिलता क्या है? कितने लोग फेसबुक से उठा के अलग कर दो, कोई नहीं पहचानता उनको। 1 महीने गायब हो जाएंगी तो कोई नहीं पहचानता उन लोगों को। मत बनिए ऐसी लेखिका है। मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सच्चाई कह रही हूँ। अगर ये सच्चाई आपको बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। आप अपने दर्पण में खुद देखिए, क्या आप ऐसा नहीं करते? हम तो नहीं करते।
एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जो हमारा सीनियर होगा वो हमें अच्छी मार्गदर्शन देगा, हमारे गलत को गलत बोलेगा, हमारे बुरे लगने और हमारे अच्छे लगने का इंतज़ार थोड़ी ना करेगा। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे ऐसे बेहतरीन सीनियर हैं, जो मुझे कभी भी उकसाते नहीं हैं, मतलब सिर्फ़ बढ़ावा नहीं देते हैं, वो मेरी गलत चीज़ों को गलत ही बताते हैं और मैं उनको सुनती हूँ, उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ। छोटी कविता, इसे कविता समझ लीजिए या विचार समझ लीजिए। घोर और जटिल व्यवस्था से घिरी स्त्री में स्वयं के आत्मबोध से हुए संवाद से एक नई स्त्री का जन्म होता है, जिसमें सभी सामाजिक और मानसिक वर्जनाओं को तोड़ने की अथाह शक्ति होती है, जो अपने अंदर की स्त्री को स्वयं की व्यवस्थापूर्ण जीवन से मुक्त करती है और एक नए संसार और उसकी नई सोच के पौधे को अंकुरित करती है। हम सबको ऐसी महिला बननी है, हम सबको ऐसी महिला बननी है। मैं आपको सुनाती हूँ अगली कविता। महावारी। इसमें एक लाइन आती है, ये उन महिलाओं के लिए है जो इस तरह की बातें करती हैं। आप मैं तो अब घर बैठ गई हूँ, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। कितनी महिलाएं नौकरी कर रही हैं, कभी पूछे? लिखिए, वो लिखिए कि कितनी बार आपके पीरियड्स का पता चला आपके दफ्तर में और आपके साथ सहकर्मियों ने आपका मजाक उड़ाया। लिखिए, कमेंट पे लिखिए, बताइए। झूठ बोलती हैं औरतें और दूसरी लेखिकाएं और कवित्रियां उनका पेट थपथपा, हाँ खूब बढ़िया लिखा, खूब बढ़िया लिखा, और पुरस्कार मिल जाते हैं लोगों को। क्या होगा, पुरस्कार को अपने घर में अलमारी में सजाओगे ना, वो अंडे तो नहीं देंगे ना कि रोज रुपए निकल रहे उसमें से। चलिए मैं आपको कविता सुनाती हूँ। तारीख से पहले आए आकस्मिक माहवारी से लगे खून के धब्बे से आंखें चटक सकती हैं। तारीख से पहले आए आकस्मिक माहवारी से लगे खून के धब्बों से आंखें चटक सकती है, मगर उपहास की मूर्ति नहीं गढ़ता। माहवारी पर पुरुष की फुसफुसाहट के नुकीले घास को उगाकर उपहास के झूठे धब्बों से सिर्फ कविता गढ़ी जा सकती है, स्त्री की नाभि नहीं गढ़ी जा सकती। असहनीय प्रसव पीड़ा के खोल में ले जाती है स्त्री को प्रत्येक माँ। 4 दिन के लिए माँ कामाख्या देवी, और पुरुष देखता है उसे चौके की डेहरी पर पानी का खाली लोटा लिए। उसे नहीं दिखाई देती उसकी प्यास। ये उन मर्दों के लिए है जो 4 दिन चौके में जाने की मनाही करते। मनाही तो कर देते हैं, उसके बाद पूछते अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, बेटियों से कि उनको कितनी प्यास लग रही है, उनको कब भूख लग रही है, उनको कब क्या चीज की जरूरत है। नहीं, वो तो अपने काम पे निकल जाते हैं। कौन पूछ रहा उनको? अब औरतें बेवकूफ 4 दिन चौके में नहीं जाके बैठी हुई है, भले बच्चा दूध के लिए रो रहा है, चाहे खुद भूख से मर रही हो। ठीक है, उसे नहीं दिखाई देती उसकी प्यास। वह नहीं देख पाता निचले पेट में हो रहे दर्द के चक्र को उतरते हुए जांघों की नसों में। उसकी आंखों में ही नहीं, उसके दिल में भी 4 दिन की रतौंधी हो जाती है। फिर कैसे देखेगा वह, ध्यान दीजिए, फिर वह कैसे देखेगा अपनी सहकर्मी, अपनी स्त्री के चेहरे पर माहवारी चक्र में लाल धब्बों की छाया को कनखियों से। यही लिखती हैं, कनखियों से देख के हम मुस्कुरा रहे थे। पीड़ा के इस चक्र से ब्रह्मांड की धुरी संपूर्ण होती है, प्रकृति का जन्म होता है। इस चक्र से दयनीय बनने वाली स्त्रियां पुरुष के आड़ में कपड़े पर लगे दाग को कविता में तो रच लेगी, परंतु उसे परिष्कृत कैसे करेंगी? क्योंकि असत्य को मिटाने के लिए सत्य को लिखना पड़ता है, सत्य को उजागर करना पड़ता है। सनद रहे, कपड़ों में लगे लाल धब्बों से पुरुषों की आंखें नहीं बनाई जा सकती, ना ही खुद की आंखें चुराई जा सकती। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और मैं अब एक कविता और सुना के आप लोगों से विदा लूंगी, क्योंकि समय सिर्फ 5 बजे तक का ही मिला था मुझे।
कलंक औरत के माथे पर लगा वह टीका है जिसके आड़ में सभ्य समाज का हर वह व्यक्ति अपनी सभ्यता का किला बनाता है। हर वह व्यक्ति अपनी सभ्यता का किला बनाता है जिसने हर औरत को कभी न कभी ललचाई नजरों से देखा और उसे केवल अपनी वासना की संतुष्टि करने की पैदाइश समझा। इसीलिए कलंकित केवल औरतें होती और पुरुष उसे बार बार कलंकित करके भी सभ्य होते हैं, क्योंकि किले की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और घर होते हैं छोटे। घर को किला बनाइए। महिलाओं से कहती हूँ, दीवार ऊंची करने से ही किले नहीं बनते। साहस का किला बनाइए, विचारों का किला बनाइए। जिन औरतों को आप नहीं पहचानते उनसे भी बात कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सीधी समस्याओं पर कूद पड़िए, हालचाल पूछिए। बातों बातों में खुलती हैं औरतें। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग आए। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं और आशा करती हूँ कि मैं अपनी बातें जो मैं समझ रही थी वो मैं आप सभी को समझा पाई। ये एक ऐसी बात है, ऐसी समस्या है जिस पर अभी हमें आगे और भी चर्चाएं करनी है। चर्चा इसलिए नहीं कि हम सिर्फ एक दूसरे को सुने और खुश हो जाए, हाँ उसने कितना अच्छा बोला था, अरे वाह मुझे कितने अच्छे विचार रखते हैं। नहीं, हम एक दूसरे से चर्चा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करें और उन विचारों से अपना साहस बढ़ाए, अपना संघर्ष की जोत जलाए। हमें सफल होना है। हमें हर स्त्री को, हर बच्ची को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, शिक्षित बनाना है और वो स्वतंत्रता से अपनी मनपसंद का खा पी पहन कर खुशी से जी सके। हमें ऐसी औरतों का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और वंदना जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये सब कहने का और अपने विचारों को आप सब तक पहुंचाने का मौका दिया। और अब मैं विदा लेती हूँ। 5:02 हो गए, मैंने 2 मिनट ज़्यादा ले लिए। शुक्रिया।